वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के भी अलग अलग टाइप्स है जो कि हम डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। There are various types of unemployment. We can classify unemployment into various categories. अब unemployment के भी अलग अलग types हैं जो कि different categories में classify किए गए हैं. Let's see. यहाँ पे एक चार्ट गिवन है अनएम्प्लॉयमेंट का। इसमें हमें देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो कि गाँव में, विलेजेस में हमें देखने को मिलता है। रूरल एरियाज में, विलेजेस में जो बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो हमें शहरों में देखने को मिलती है, सिटीज़ में देखने को मिलती है। ऑलराइट, तो ये है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगेन दो कैटेगरीज में यहाँ डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगेन फोर कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे अलग अलग टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि हम डिटेल में इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। द अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेजेस इज कॉल्ड एज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी हमें गांव में देखने को मिलती है, विलेज एरिया में देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगेन दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड की गई हैं। फर्स्ट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहले सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, पहले वो स्टडी कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग अ स्लैक सीजन और इन ऑफ सीजन। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक साल में जब लोग कुछ महीनों के लिए काम करते हैं और बाकी महीनों के लिए लोग ऐसे ही आइडियली फ्री बैठे रहते हैं, उसको कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब अराइज होता है? व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग अ स्लैक सीजन और इन द ऑफ सीजन। मतलब ऑफ सीजन चल रहा होता है या फिर स्लैक सीजन मतलब मंदी का समय चल रहा होता है, या तो फिर ऐसा टाइम जब काम नहीं होता है, तो उस टाइम पे लोगों के पास रोजगार नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ जो लोग होते हैं, काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं पूरे साल भर। सीजन के हिसाब से उनको काम मिलता है, सीजन खत्म काम खत्म, तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर बीइंग अ सीजनल ऑक्यूपेशन, फार्मर हैज़ टू डिपेंड अपॉन मानसून फॉर कल्टीवेशन। अब यहाँ एक्सप्लेन भी किया गया है प्रॉपरली। रूरल एरिया में मोस्टली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो रूरल एरियाज़ में मोस्टली एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, खेती के ऊपर ही लोगों का काम डिपेंड करता है। ऑलराइट, अब एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल ऑक्यूपेशन है, मतलब मानसून होगा, बारिश होगी तो कल्टीवेशन होगा, क्रॉप्स ग्रो होंगे, और सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर टाइम पे लोगों के पास रोजगार होता है। जैसे मानसून खत्म होगा, लोग जो हैं वो ऐसे ही फ्री बैठे रहते हैं, आइडियली बैठे रहते हैं, बाकी के महीने जो होते हैं साल भर के उनके पास काम नहीं होता। तो वो सिचुएशन होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। मेजॉरिटी ऑफ द लेबर फोर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर नियरली 5 to 7 months इन अ ईयर। और मेजॉरिटी, काफ़ी ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लेबर्स होते हैं, विलेज में खेती जो होता है, ज़मीनों पे काम करते हैं एज ए लेबर्स। अब क्योंकि एग्रीकल्चर का टाइम सिर्फ कुछ महीनों का होता है जब तक मानसून रहती है, बारिश का टाइम ख़त्म मतलब उनका काम ख़त्म, उनको उसके बाद रोज़गार नहीं मिलता। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो लोग होते हैं वो साल भर के कम से कम 5 से 7 महीने ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म, मैरिज बैंड्स, शुगर फैक्ट्रीज, आइस फैक्ट्रीज, फिशरीज एक्सेट्रा। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है, हमें बाकी के सेक्टर्स में भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिचुएशन देखने को मिलेगी। अगर ये बोले कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सिर्फ वहीं पे मानसून सीजन के टाइम पे फार्मर्स को सिर्फ काम मिलता है, बाकी के महीने तो फार्मर्स फ्री बैठे हैं, मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं है।
और भी सेक्टर्स है जहाँ पे हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जैसे कि टूरिज्म हो गया, दैट इज टूरिस्ट लोग जो घूमने फिरने जाते हैं, तो वहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन में ही ज़्यादा चलती है, ज़्यादा फ्लरिश होती है। और टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कुछ सीज़न के लिए ही एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है। बाकी के टाइम पे वो भी क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, बिकॉज लोग घूमने फिरने सिर्फ वेकेशंस में जाते हैं, मोस्टली समर वेकेशन हो गया, दिवाली वेकेशन हो गया, क्रिसमस वेकेशन हो गया। तो ऐसे ही टाइम पे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बाकी के टाइम में वो भी क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं। वैसे ही मैरिज बैंड्स भी हो गए, शादी का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है, सिर्फ उतने ही टाइम में ज़्यादा शादियाँ होती हैं, तो जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका काम उस टाइम पे फ्लरिश होता है, मैरिज हॉल्स बुक होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर सीजन के टाइम पे ही उनका काम जो है वो चलता है, बाकी के टाइम पे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। वैसे ही शुगर फैक्ट्रीज हो गया, आइस फैक्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया। अब शुगर फैक्ट्री मतलब जब शुगर कैन का प्रोडक्शन होगा तो उसी वक्त शुगर कैन जो है वो फैक्ट्री में जाके उसका प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा, और वो शुगर के साथ शुगर जो है वो प्रोड्यूस होगा, राइट। तो जब शुगर केन प्रोड्यूस होगा सिर्फ उतने ही टाइम तक शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा लगेंगे, लेबर ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद तो शुगर फैक्ट्री में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग बाकी के टाइम जो है वो अनएम्प्लॉयड ही रहेंगे। वैसे ही आइस फैक्ट्री में भी होगा। और फिशरर्स मतलब फिशरमैन जो है, फिशिंग का भी एक पर्टिकुलर सीजन होता है जिस टाइम पे फिशिंग की जाती है, बाकी टाइम तो जो फिशर्स हैं, फिशरमैन्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, राइट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी बहुत अलग अलग सेक्टर्स में हमें देखने को मिलता है। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होता है, मोस्टली इन शॉर्ट कि एक पर्टिकुलर सीजन में लोगों के पास रोजगार होता है, बाकी के टाइम पे उनके पास रोजगार नहीं होता, वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं। तो वो सिचुएशन जो होती है उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, लेट्स सी। इट इज नोन एज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हम इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, मतलब लोगों के पास रोजगार नहीं है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। ऑलराइट, ऐसा लगता है कि लोग काम कर रहे हैं बट एक्चुअली वो काम नहीं कर रहे होते हैं, वो इनविजिबल है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है बट वो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, लेट्स सी। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंडेड विलेजेस इन इंडिया। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलेगा, विलेज एरिया में, गांव एरिया में ही देखने को मिलेगा। इट इज़ अ सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, इफ इवन इफ सम आर विथड्रॉन, प्रोडक्शन डज नॉट सफर। तो मोस्टली ये सिचुएशन कब अराइज होती है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की विलेज एरिया में ही देखने को मिलती है। जैसे कि कौन सी सिचुएशन है, जहाँ पे ज़्यादा लोग ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, फिर भी उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या हो गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लोग जो है, अगर 10 लोगों की ज़रूरत है तो सिर्फ 10 ही लोग काम करेंगे। 20 लोग हैं अगर काम करने के लिए, उसमें से अगर 10 लोगों को हम निकाल देते हैं तो भी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतने टाइम में उतना प्रोडक्शन होगा ही। मतलब 10 जो लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, मतलब उनका प्रोडक्टिविटी जो है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ज़ीरो। तो वो क्या हो गया, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं बाकी के 10 लोग, लेकिन फिर भी लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं, उनके पास रोजगार है, बट एक्चुअली ऐसा है क्या, नहीं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो। In other words, it refers to a situation of employment with surplus manpower in which some workers have zero marginal productivity. तो अगर दूसरे वर्ड्स में हम बोलें तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सरप्लस मैन पावर जो है वो काम कर रहे होते हैं। दैट इज जहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो 5 लोग हैं एक्स्ट्रा वो क्या है, सरप्लस मैन पावर। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी काम टाइम पे ही ख़त्म होगा, और जितना काम हो रहा है उतना ही काम होगा। ऑलराइट, दैट इज सरप्लस मैन पावर जहाँ पे होते हैं उसको कहा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बाकी के जो 5 लोग हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो क्या है, ज़ीरो। मतलब वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। 5 लोग जितना काम कर सकते हैं वो उतना काम कर लेंगे, वहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो बाकी के जो 5 हैं उनका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है काम करने के लिए। ऑलराइट, इसको कहा जाता है डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। देखने में तो लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, उनके पास रोजगार है, बट प्रोडक्टिविटी है क्या, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भी काम करेंगे तो भी काम उतना ही होगा और टाइम पे ही होगा। ऑलराइट, ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। The excessive pressure on land leads to disguised unemployment in rural areas.
अब रूरल एरिया में मोस्टली डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है। जहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर 20 लोग काम कर रहे हैं तो ज़मीन के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा पड़ता है, और लगता है कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 20% ऑफ द लेबर फोर्स इज डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पे दिया भी है, एस्टिमेशन दिया है कि 20% जो लेबर फोर्स है वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड है। मतलब रूरल एरिया में 20% ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं बट उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो। जॉइंट फैमिली सिस्टम, लैक ऑफ अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किस वजह से होती है, मोस्टली जॉइंट फैमिली जो होती है उसके वजह से, अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है, जिसके वजह से एग्रीकल्चर एरिया में ओवर क्राउडिंग होती है। तो ये क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओवर क्राउडिंग मतलब बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं एक छोटे से जगह पे। ऑलराइट, दीज आर द मेन रीजन्स फॉर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक मेन रीज़न है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर और अच्छी तरीके से समझे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डायग्राम दिया गया है नीचे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ पे देख सकते हैं हम, जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्लॉट, सेम पर्टिकुलर प्लॉट है, सेम ज़मीन है, जहाँ पे 5 वर्कर्स की ज़रूरत है, और वो 5 वर्कर मिलकर 10 क्विंटल्स ऑफ ज्वार जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। लेकिन उसी जगह पे सेम ज़मीन पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 16 वर्कर्स, और कितना ज्वार कल्टीवेशन करेंगे, 10 क्विंटल्स। मतलब जहाँ पे सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, 5 मजदूरों की ज़रूरत है, वहाँ पे 16 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो बाकी के जितने एक्स्ट्रा लोग हैं उनका प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़ीरो। मतलब 5 लोग भी उतना ही काम करेंगे, 16 भी उतना ही काम करेंगे। देखा जाए तो सिर्फ 5 ही लोगों की ज़रूरत है, और सिर्फ वो 5 लोग ही क्या है, एम्प्लॉयड हैं, और बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा हैं, सरप्लस है, वो क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। सो ये था रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट इज देखते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, लेट्स सी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन दी अर्बन एरियाज, दैट इज टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट ये सिचुएशन कब अराइज होती है और कहाँ देखने को मिलती है हमें, अर्बन एरियाज में, सिटी एरिया में, मोस्टली सिटीज़ में, टाउन्स में हमें जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, बेरोजगारी देखने को मिलती है, उसे हम कहते हैं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के भी कुछ टाइप्स है, हमने देखा था 4 टाइप्स है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के। लेट्स सी, एक एक करके स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन पीपल आर एजुकेटेड एंड विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट जॉब इज नोन एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। सो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये सिचुएशन कब अराइज होती है, जब लोगों के पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, उनके पास डिग्री है, लेकिन काम करने की इच्छा भी है, विलिंगनेस टू वर्क, दैट इज काम करने की इच्छा है, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है। ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड अमंग मैट्रिकुलेट्स, अंडर ग्रेजुएट्स, ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। मोस्टली अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, जो यंग जनरेशन होती है, जो यूथ होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। दैट इज मैट्रिकुलेट्स, 10th पास हो गए, जो ग्रेजुएशन अभी तक कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, डिग्री है उनके पास ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, बट जॉब नहीं है। काम करने की इच्छा तो है बट जॉब ही अवेलेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन को कहा जाता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटी एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, प्रेफरेंस फॉर व्हाइट कॉलर जॉब, लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर द मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड यूथ इन इंडिया। इंडिया में मोस्टली जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, एजुकेटेड तो है, क्वालिफाइड है, डिग्री है, बट आज भी उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है। तो उसका कुछ रीज़न है। लेट्स सी, कैजुअल अप्रोच टू एजुकेशन, मतलब एजुकेशन की तरफ उनका जो अप्रोच है वो एकदम कैजुअल है, पढ़ना लिखना है, डिग्री होनी चाहिए, इसके लिए वो पढ़ लेते हैं, बट क्या जॉब करना है वो पता नहीं होता है, और क्लैरिफिकेशन नहीं होती है। इसके लिए आज भी मोस्टली जो लोग हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद, डिग्री होने के बावजूद आज क्या है, अनएम्प्लॉयड है। नेक्स्ट इज इम्बैलेंस बिटवीन जॉब अपॉर्चुनिटी एंड नंबर ऑफ एजुकेटेड यूथ, मतलब जितना लोग पढ़े लिखे हैं, जितने हर साल डिग्री लेके लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, उतना जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, एजुकेटेड यूथ तो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, डिग्री तो लेके आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बट उतना कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, जॉब है उतना अवेलेबल ही नहीं है जितने लोग पढ़े लिखे हैं। दोनों के बीच में इम्बैलेंस है। एक ये रीज़न है कि लोग आज पढ़े लिखे होने के बावजूद अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास जॉब नहीं है।
नेक्स्ट इज प्रेफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब। जो लोग पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड, उनको वाइट कॉलर जॉब चाहिए, दैट इज ऑफिस में बैठ के काम करना है, उनको एसी में काम करना है। जो लोअर लेवल का जो काम होता है, वर्कर लेवल का जो काम होता है, वो काम नहीं करना है उनको चाहिए कि जो यूथ होते हैं उनको क्या चाहिए कि हमारे लेवल के हिसाब से हमको काम करना है। जब तक हमको अपने लेवल के, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिलता, हम काम नहीं करेंगे। तब एक ये भी रीज़न है प्रेफरेंस फॉर वाइट कॉलर जॉब कि वो मोस्टली जो यूथ है, जो जनरेशन है, एजुकेटेड होने के बावजूद वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है आज। देन लैक ऑफ एम्प्लॉयबल स्किल्स, एक ये भी मेन रीज़न है कि लोग जो है, यूथ जो है, पढ़े लिखे होने के बावजूद आज अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयबल स्किल नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। कॉलेज में, स्कूल में स्टडी तो कर लेते हैं, थियोरी नॉलेज गेन कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाती है कि किस तरीके से प्रैक्टिकली ऑफिस में काम होता है, फैक्ट्री में काम होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं होगी, दैट इज़ एम्प्लॉयबल स्किल नहीं होगी, तब तक उनको जॉब नहीं मिलेगी। मोस्टली फ्रेशर्स को जल्दी जॉब नहीं मिलती है बिकॉज उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअली कंपनी में किस तरीके से काम होता है, ऑफिस में किस तरीके से काम होता है, फैक्ट्री में क्या काम करना है, कैसे काम करना है। तो ये सारी चीज़ों का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास अवेयरनेस नहीं होती, नॉलेज नहीं होता एक्चुअली एम्प्लॉयबल स्किल का। तो एक ये भी रीज़न है कि क्वालिफिकेशन होने के बाद भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं। देन लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बट लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास उसका नॉलेज नहीं है, वो अवेयर नहीं है। तो एक ये भी रीज़न है कि आज डिग्रीज़ हैं, क्वालिफिकेशन है, यूथ जो है, जो आज यंगस्टर्स है, जो यूथ है, वो एजुकेटेड है, बट उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ऑलराइट, सो ये था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ऑलराइट, सो आई होप आपको एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में अगेन 4 अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो था वो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया, इसमें हमने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये समझा, इसके 2 अलग अलग टाइप्स भी हमने स्टडी किए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देन हमने अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझा, एंड उसमें फर्स्ट जो टाइप था, फर्स्ट कैटेगरी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ये पर्टिकुलर जो टाइप था वो भी समझा हमने, स्टडी किया। सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक जो था इस वीडियो का वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एंड उसके जो अलग अलग टाइप्स है वो हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।